अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई तो उनके सामने बेशुमार चैलेंजेस थे। जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो मईशत को बहाल करना था, और दूसरा तहरीक इंसाफ ने हमेशा से ये कहा था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मेजर फोकस जो रहा इब्तदाई कुछ माह में या पहले साल में वो एहतसाब पे था, क्योंकि ये भी एक ऐसा नारा था जो कि तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान बार बार लगाते आए थे कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो एहतसाब करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। तो एहतसाब पे तहरीक इंसाफ का फोकस रहा। इस दौरान ये देखा गया कि अपोजिशन के बहुत सारे रहनुमा गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर एक फेज ऐसा आया कि इन तमाम गिरफ्तारियों के बाद इन रहनुमाओं को अदालत से बेल मिलने लगी, जमानतें मिलने लगी। अब एक बार फिर ये देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ इस बात पर जोर दे रही है कि एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। और पिछले दिनों शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कह दिया कि ईद के बाद नैब दो तरफा टार्जन बनेगा, गिरफ्तारियां होंगी, दोनों तरफ होंगी। शेख रशीद साहब ने यह कहा था, कल भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिछले दिनों भी ये बात कर चुके थे। और इसके बाद हमने देखा है कि तवातर के साथ शहजाद अकबर साहब हो, उन्होंने भी आके बात की है, और फोकस जो है खासतौर पर वो शहबाज शरीफ पर आए, तोपों का रुख जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ रहा है। पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि गिरफ्तारियों का खदशा हमें भी है और ईद के बाद मुमकिन है कि शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। को लग रहा है कि शहबाज शरीफ ईद के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे। जो आदमी हुकूमत के खिलाफ बात करेगा, हुकूमत के किसी जो है वो मामले की निशानदेही करेगा, तो उसके लिए जो है ये फैसला करेंगे कि उसको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से मीर शकील रहमान को जो है वो 34 साल पुराने केस में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो ये किस किस को गिरफ्तार करने लगे? ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जवेद लतीफ़ साहब, और बाकी मैं तो हूँ ही। तो राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि खदशा है गिरफ्तारियों का, और अपोजिशन ये तनकीद भी कर रही है कि इस वक्त मुल्क एक बहरान से गुजर रहा है, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के बहरान से गुजर रही है, माशी चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन हुकूमत का सारा फोकस इस वक्त एहतसाब पर है, और ये एक तरफा एहतसाब है, ये भी अपोजिशन का कहना है। ये मामला दोबारा क्यों शुरू हुआ है और किस हद तक जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जब हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की तो हमने देखा कि सारा फोकस उनका एहतसाब पे था, फिर जिन जिन रहनुमाओं को जेल हुई उनको अदालतों से जमानतें भी मिली। अब एक बार फिर फोकस जो है हुकूमत का एहतसाब पर लगता है, और इस कोरोना वायरस के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है कि गिरफ्तारियां होंगी, नैब और ज़्यादा सख्ती दिखाएगा। शेख रशीद साहब ने ये बात की, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां होंगी हमारे रहनुमाओं की। ये क्या आपको भी लगता है कि दोबारा गिरफ्तारियों का मौसम आने वाला है, और इस वक्त ये इतना दबाव डालने की वजह क्या नज़र आ रही है आपको? मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने जब पहली दफ़ा एहतसाब किया तो उस वक़्त जनरली कोई बड़ी अपोजिशन नहीं थी, बल्कि एक तरह से सराहा जा रहा था कि क्योंकि पीछे इसके एक नैरेटिव था, करप्शन का एक हवा खड़ा किया गया था, तो इसलिए उस वक़्त वो एक्सेप्ट हो गया। अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जो फाइनेंशियल पोजीशन है और परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उससे फ्रस्ट्रेट होके हमेशा कोई ना कोई नैरेटिव जो है वो बरकरार रखना पड़ता है। तो पीटीआई समझती है कि उसका ये कामयाब नैरेटिव है कि जी करप्शन के ज़रिए अपने जो मुखालिफ हैं या सियासी मुखालिफ हैं उनको गंदा भी किया जाए और उनको डरा के भी रखा जाए और उनको जेलों में भी भेजा जाए। उनका ये एजेंडा पिछले 18-19 महीने कामयाब रहा है, तो वो समझते हैं कि ये मज़ीद अभी इसमें जान है तो इसमें मज़ीद चलाया जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जून के बाद ये एजेंडा चलना मुश्किल हो जाएगा। अब इनके पास यही आखिरी 1-2 महीने हैं, और बेहतर तो होता कि ये परफॉर्मेंस दिखाते, कोई अपनी नई पॉलिसियाँ लाते, कोई नई लेजिस्लेशन करते। लेकिन अगर ये उसी पैटर्न पे चलेंगे तो ज़ाहिर है सिर्फ एहतसाब से लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। हुकूमत से सिर्फ एहतसाब की तवक्को नहीं की जाती, हुकूमत से अच्छी इकनॉमिक पॉलिसी की तवक्को की जाती है। लोग चाहते हैं उन्हें रोटी पेट भर कर खाना मिले, उनके मसाइल हल हों, उनकी तनख्वाहें मिलें। तो ये सारा कुछ तो हो नहीं रहा, कारोबार बंद है, तनख्वाहें मिल नहीं रही, कुछ मुआशी हालत ख़राब, कुछ कोरोना आ गया, तो ये दोनों चीज़ें मिलके जून के बाद मेरा ख्याल है बहुत बड़ा बहरान बने। सोहेल साहब, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ समझती है कि एहतसाब एक कामयाब नैरेटिव है उनका और इसीलिए उस पर वो बरकरार हैं, तो सिर्फ यही वजह है या 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड भी एक इशू है?
क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि बगैर ऑपोजिशन के वो ये कोई किसी किस्म की आइन में तरमीम ला सके या एनएफसी अवार्ड में तब्दीली कर सके। उनको सपोर्ट चाहिए होगी। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, दबाव डाला जा रहा है ऑपोजिशन पे ताकि ऑपोजिशन से तरमीम पर और एनएफसी पर हिमायत हासिल की जाए। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान का इस वक्त मसला है वो सिर्फ 18वीं तरमीम बड़ा मसला नहीं है। मसला तो गवर्नेंस का है, इकनॉमिक्स का है। तो गवर्नेंस और इकनॉमिक्स अगर ठीक ना हो, अगर आप 18वीं तरमीम ख़त्म भी कर दें तो फिर भी मसला हल नहीं होगा। तो बुनियादी बात तो ये है कि जो भी कारपुरदाजान है वो गलत साइड पे ज़ोर दे रहे हैं कि 18वीं तरमीम इस वक्त पाकिस्तान का सुप्रीम मसला नहीं है। अगर वो मसला है भी तो जिस तरह 10 साल के लिए पहले अबूरी तौर पर कनकरेंट लिस्ट थी, आप सूबों के साथ कोई 18वीं तरमीम से हट के मुआहदा कर लें। लेकिन अगर आप किसी को कोई चीज़ दे दें उससे वो चीज़ ली नहीं जा सकती। आप ये देखें, मशरकी पाकिस्तान सूबाई खुद मुख्तारी पे अलग हुआ, सिंधु देश का नारा इस पे लगा, पख्तूनिस्तान का नारा इस पे लगा, बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त तक अभी मामला ख़राब है वो सारा ये सूबाई खुद मुख्तारी का मामले से शुरू हुआ था। तो आप 18वीं तरमीम को अगर सूबाई खुद मुख्तारी को फिर क्वेश्चन करेंगे तो उससे फिर वही वहम, वही शकूक पैदा होंगे। मसला सिर्फ ये है कि केक की कटाई का, कि कितना केक वफाक को चाहिए, कितना सूबों को चाहिए। तो उसके लिए सूबों से रीनेगोशिएट करें और कोई उसका कोई ऐसा काबिल अमल बाइज़्ज़त हल जिससे सूबों को ये ना लगे कि जो उनको दिया गया था वो छीना जा रहा है, बल्कि ऐसे लगे कि सूबे जो हैं वो वफाक की मदद कर रहे हैं। तो शायद कोई इससे रास्ता निकल आए। अच्छा, जितनी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, शहबाज शरीफ खास तौर पे निशाने पर रहे तरीके इंसाफ के। एहतसाब की जब भी बात हुई है शहबाज शरीफ को उन्होंने खास तौर पे टारगेट किया है। इसकी क्या वजह समझ आती है? शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त ना कोई शोला बयानी कर रहे हैं, ना कोई खास एक्टिव नजर आ रहे हैं, बल्कि उनके बारे में तो हमेशा ये कहा जाता है कि बड़ी मुफाहिमाना पॉलिटिक्स करते हैं। फिर क्या वजह है कि सारी तोपों का रुख इस वक्त शहबाज शरीफ की तरफ है? मेरा ख्याल है एक तो ज़ाहिर है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है गवर्नमेंट इन द वेटिंग होती है। आपको पता है अपोजिशन क्योंकि इस वक्त कोई और तीसरी बड़ी पार्टी नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ को कुछ भी हुआ तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर नून को फ़ायदा पहुंचेगा और नून ही स्ट्रांग पार्टी होगी। पीपल्स पार्टी अभी पंजाब में उस पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए लामहला टारगेट जो है वो फिर शहबाज शरीफ बनते हैं, क्योंकि वही बड़ा सियासी मद्दे मुकाबल हैं इमरान खान के। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक और सतह पे भी लड़ाई जारी है, और वो दूसरी सतह ये है कि तहरीक इंसाफ को चूँकि एक रियासती हमायत हासिल रही है, तो शायद तहरीक इंसाफ को ये शक है कि शहबाज शरीफ को भी रियासती हमायत हासिल है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है एक और सतह पर। तो सोहेल साहब, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान शहबाज शरीफ को एक सियासी ऑल्टरनेट के तौर पे देखते हैं और इसीलिए सारा दबाव इस वक्त शहबाज शरीफ पर है? कि ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब आप सारे अल्टरनेट अपने ख़त्म कर रहे होते हैं तो जिसको आप अल्टरनेट अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि ये कभी अल्टरनेट नहीं बनेगा, वो अल्टरनेट बन जाता होता है। तो मेरा ख्याल है कि अल्टरनेट तो हर वक्त सोसाइटी के अंदर मौजूद रहते हैं। भुट्टो साहब जितना ताकतवर आदमी, प्राइम मिनिस्टर, पॉपुलर, उनके बाद भी हुकूमत चलती रही। बेनज़ीर भुट्टो इतनी पॉपुलर, थर्ड वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीडर, मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लीडर, उनको शहीद कर दिया गया, पाकिस्तान चलता रहा। अल्टरनेट्स तो मौजूद होते हैं। अब यूसुफ रज़ा गिलानी उनकी जगह वज़ीर आज़म बनकर मुल्क चलाते रहे, आपने देखा। तो ये तो अल्टरनेट तो आ जाते हैं, कोई कभी अच्छा मिल जाता है, कभी अच्छा नहीं भी मिलता। सही। सो साहब, शहबाज शरीफ की सियासत पे अगर हम बात करें, अभी जैसे मैंने कहा कि कोई खास एक्टिव इस वक्त नहीं नजर आ रहे, मुफाहिमाना पॉलिटिक्स करते हैं, इससे उनको हासिल क्या हुआ है? क्योंकि वैसे तो जो मेन टारगेट नवाज शरीफ थे इमरान खान का, अब नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं, उनकी बेटी मरीम नवाज जो है इस वक्त वो बेल पर रिहा हो चुकी है। लेकिन शहबाज शरीफ जो पार्टी में से भी तनकीद होती रही कि कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स करते हैं, इतनी मुफाहिमाना पॉलिटिक्स करते हैं, उससे उनको क्या हासिल हुआ? बेटा उनका हमजा जेल में है, एक बेटा जिला वतन होकर लंदन में बैठा हुआ है, खुद उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्होंने हासिल क्या किया है फिर ये करके? नहीं, इसमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम शरीफ फैमिली की सियासत को एज ए होल देखें या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत को अलग अलग देखें। पहले एज ए होल देखें
तो आप यूँ समझें कि शहबाज शरीफ ने जो भी सियासत की, जिस तरह भी मैनेज किया, वो अपने बीमार भाई को जेल से निकाल कर बाहर ले गए। तो ये एक उनकी फैमिली के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी, उनका एक बेटा बाहर चला गया मुकदमात से, ये भी बड़ी कामयाबी है। बाकी लोग यहीं गिरफ्तार हैं, वो चला गया। तीसरा, हमज़ा, मेरा ख्याल है कि उससे उसकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बन रही है। वो जो था कि हमज़ा साहब जो हैं वो या शहबाज साहब मिल के खेलते हैं, जब हमज़ा जो हैं वो साल से अंदर हैं तो फिर मिल के खेलने की थ्योरी कल को वो क्लेम करेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है। अब ये तो थी एज ए होल बात। अब अगर सेपरेटली आ जाएं तो आप ये देखें ना कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी तो शहबाज शरीफ बने। पाकिस्तान के अंदर अगले वज़ीर आज़म के नवाज़ शरीफ की तरफ से नुमाइंदे भी और उनके नॉमिनेटेड भी शहबाज शरीफ हैं। तो इस वक्त पार्टी चाहे पीछे से नवाज़ शरीफ ही डोरे लाते हैं, लेकिन फ्रंट तो उन्होंने मरियम को नहीं दिया। अभी तक शहबाज शरीफ ही फ्रंट पर हैं, वही पार्टी की सदारत कर रहे हैं। हाँ, ये दुरुस्त है कि मियाँ नवाज़ शरीफ उस तरह से अब टारगेट नहीं रहे, क्योंकि शायद इमरान खान समझते हैं कि अब वो दोबारा, उनकी सेहत इस काबिल नहीं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात ऐसे हैं कि वो उनके मद्दे मुकाबल कल को नहीं आ सकते। उनका फौरी मद्दे मुकाबल जो है वो शहबाज शरीफ होगा। तो इसलिए सारी तोपों का रुख शहबाज शरीफ की तरफ है। कल को अगर मरियम सरगर्म होंगी तो मेरा ख्याल है तोपें उन पर भी खुल जाएंगी। तो सोहेल साहब, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो तर्ज सियासत है उनका, उससे वो जो हासिल करना चाहते थे वो कर चुके हैं? देखिए, वही मैंने कहा ना कि अगर तो मजमूई तौर पर देखें तो उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। ज़ाती तौर पर देखें तो बाद लोग समझते हैं कि भाई उनकी कोई डील चल नहीं रही, उनका बेटा जेल में है, उनको जो है वो अब उनके खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात बन रहे हैं। तो ये एक कभी कभी ये चीज़ें बज़ाहिर ये नेगेटिव हैं, लेकिन जब ये वक्त गुजर जाता है तो यही चीज़ें क्रेडिट में होती हैं कि मैं इतनी देर जेल में रहा, मेरे खिलाफ इतने मुकदमात बने, मैं तो टारगेट था, मैं ही तो सबसे ज़्यादा मैंने ही तो फेस किया। तो ये पॉजिटिव भी उनका क्रेडिट बन रहा है। अगर वो सब कुछ फेस कर रहे हैं तो कल वो बड़ा बोल भी बोलेंगे कि मैं ही मुकाबला करता रहा। सर साहब, एक तरफ तो हुकूमत दबाव डाल रही है ऑपोजिशन पे, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है हुकूमत पे। मिसाल के तौर पे जो शुगर कमीशन रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है। ऑपोजिशन बार बार दबाव डाल रही है कि वो रिपोर्ट कहाँ गई, उन लोगों को सामने लेकर आए जिनकी वजह से मुल्क का नुकसान हुआ है, किसने सब्सिडी का फैसला किया, किसने एक्सपोर्ट का फैसला किया। अब आपने अपने पिछले कॉलम में ये लिखा है कि वजीर आजम को मशवरा दिया गया कि अगर इस पर आप ज्यादा आगे जाएंगे जहांगीर खान तरीन के खिलाफ तो सियासी तौर पर आपको नुकसान होगा। तो फिलहाल तो ये खामोशी है, लेकिन आपको लगता है ये खामोशी लंबे अरसे तक रह सकती है? ये रिपोर्ट मंजरे आम पे ना लाना ये मुमकिन है तहरीक इंसाफ के लिए? जी हाँ, डिले कर सकते हैं, कुछ डिले किया भी है उन्होंने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको तादेर दबाना एक नया सियासी स्कैंडल बन जाएगा कि भाई बाकियों को तो आप 1 मिनट में गिरफ्तार कर लेते हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगा देते हैं, पीटीआई के लोगों की बारी आई है तो आप बोल नहीं रहे या उस स्कैंडल को सामने नहीं ला रहे, तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे कम से कम उन्होंने टाइम ज़रूर ले लिया है, थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है। और दूसरा ये है कि जैसे तवक्को थी कि भाई अगर ये रिपोर्ट आएगी तो जहांगीर तरीन खान साहब भी बोलेंगे, पीटीआई के लोग भी बोलेंगे, तो वो वक्ती तौर पे आप यूँ समझें कि सीज़ फायर है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़क्कार सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टोटल केसेस की तादाद 40,151 हो चुकी है और जो टोटल टेस्टिंग पाकिस्तान में हुई है तकरीबन 3,73,000 इस वक्त टेस्ट हो चुके हैं और टोटल जो अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से वो 873 है। यानी कि जो ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 10.7% है, लेकिन पिछले 24 घंटे में ये शरह कुछ हद तक नीचे गई है। यानी कि पिछले 24 घंटे में 14,175 टेस्ट किए गए हैं और 1,352 पॉजिटिव केसेस आए, यानी कि पॉजिटिव केसेस की शरह जो है वो 9.5% है, जो कल और परसों के मुकाबले में कल और परसों तकरीबन 10.5% पॉजिटिव केसेस की शरह थी। लेकिन अगले 3 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 3 हफ्ते तयन करेंगे कि मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा। अगर ये वबा यूरोपियन ममालिक अमेरिका की तरह नहीं फैली, उस तरह की अमवात नहीं हुई और उस तरह के क्रिटिकल केसेस सामने नहीं आए,
तो ये कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल, महफूज मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान के लिए वो दूर नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस हफ्ते, पिछले हफ्ते से हमने देखा है कि कारोबार काफ़ी हद तक खुल चुका है। पहले एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खोला गया, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला गया, अब छोटे और बड़े शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया है। ट्रांसपोर्ट इस हफ्ते से खुलने जा रहा है और जो 21वीं रमज़ान को हमने जुलूस भी देखे जिसमें बड़ी तादाद लोगों की सड़कों पे थी, ह्यूमन इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उस वजह से खदशा ये है कि वायरस तेज़ी से फैल सकता है। तो नंबर्स तो बढ़ेंगे, ये तो खदशा किया जा रहा है कि नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर इस दौरान अमवात ज़्यादा नहीं होती और जो अभी रेशियो है 30-35 का, वो रेशियो ज़्यादा नहीं बढ़ता, आपके वेंटिलेटर्स और आपके जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं उस पर ज़्यादा दबाव और बोझ नहीं पड़ता अगले 3 हफ्तों में, तो फिर शायद ये कहा जा सकता है कि किसी ना किसी वजह से ये वायरस पाकिस्तान में उतनी तबाही नहीं फैला रहा जितनी ये दूसरे ममालिक में फैला रहा है। और अगर इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं, क्योंकि 3 हफ्ते का डेटा अच्छा खासा होगा पूरी मार्केट्स खोलने के बाद, और ऐसी मार्केट्स खोलने के बाद जहां पे SOPs भी फॉलो नहीं हो रहे, ट्रांसपोर्ट में भी कितने SOPs फॉलो होंगे हमें नहीं पता, तो इस इंटरेक्शन के बाद भी अगर ये वायरस उतनी तबाही नहीं फैलाता, हमारे हेल्थ के निज़ाम पे बोझ नहीं बढ़ता, तो फिर ये कहा जा सकता है कि शायद 3 हफ्ते के बाद मज़ीद चीज़ें भी खुल जाएंगी और एक आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलिसी की तरफ हम वापस आएंगे और जो महफूज मुस्तकबिल है वो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक नज़र आना शुरू होगा। लेकिन क्या हुकूमत भी इसको इसी तरीके से देख रही है? हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं, फोकल पर्सन है वज़ीर आज़म के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिछले हफ्ते और अगले हफ्ते में बहुत कुछ खुल जाएगा, शायद अगले हफ्ते तो ट्रांसपोर्ट भी खुल जाए, और पाकिस्तान में हमने देखा है जब मार्केट्स खुली SOPs उस तरीके से फॉलो नहीं हुए, शायद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी उस तरीके से इंप्लीमेंट इसको फौरी तौर पे ना करवाया जा सके। तो इन 2-3 हफ्तों में इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेल जोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इसके बाद जो डेटा हमारे सामने आएगा वो मुस्तकबिल का तयन करेगा? अगर हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू नहीं होते, बुरे नहीं होते, तो शायद महफूज मुस्तकबिल दूर ना हो, लेकिन अगर हालात बुरे होते हैं, नंबर्स बढ़ने लगते हैं अमवात और क्रिटिकल पेशेंट्स के, तो शायद फिर हमें स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना पड़े। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से जो आपने इब्तदाई स्टेटमेंट दिया है, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका, वो बड़ा कंप्लीट है और कंसाइज है, बिल्कुल ऐसे ही बात है। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस वक्त जो आइंदा आने वाले 2 या 3 हफ्ते हैं, इस दौरान में इन तमाम अदाद शुमार पे बहुत कड़ी और गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है, जैसे आपने बताया, कि अभी तक इस वबा की जो फैलाव का अंदाज़ है वो बहर कैफ जो भी उसकी वजूहात हैं, लेकिन अभी तक उसका वो अंदाज़ नहीं रहा जो कुछ यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में कुछ उनकी रियासतें जो हैं उनके अंदर रहा है। अब क्या ये पैटर्न कंटिन्यू करता है, या क्या ये जो हमारे यहाँ मेल जोल और जो SOPs की कमी है, क्या इसका जो नतीजा है इसके नतीजे में क्या ये नंबर्स बढ़ेंगे, तो ये सामने आ जाएगी बात। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसीलिए बार बार हम सबको याद कराने की भी ज़रूरत है, कुछ इन्फोर्स करने की भी ज़रूरत है, कुछ लोगों को इस मामले में तालीम और तरबियत और याद दहानी की भी ज़रूरत है कि ये कोरोना अभी चला नहीं गया, अभी सिर्फ ये कुछ नरमियाँ की गई हैं ताकि कारोबार ज़िंदगी थोड़ा सा चल सके। डॉक्टर साहब, हमने दुनिया की मिसाल सामने रखें तो जहां पर सक्सेसफुल कामयाब लॉकडाउन हुआ था, लेकिन जब उन्होंने अपनी मईशत को खोलने की कोशिश की, कारोबार खोला, तो वो स्पाइक वापस उन ममालिक में देखने में आई है। और हमने भी अब अगर नरमी की है लॉकडाउन में, इंट्रैक्शन मेलजोल ज़्यादा बढ़ेगा तो नंबर्स तो बढ़ेंगे, और क्योंकि अब टेस्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं तो नंबर्स तो सामने ज़्यादा आएंगे। तो आपकी कैलकुलेशन क्या है? आप लोग प्रोजेक्शंस करते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि पिछले हफ्ते 52,000 की हमारी प्रोजेक्शंस थी 14 मई तक। आप लोगों ने इस बुनियाद पे भी प्रोजेक्शंस किए कि अब जब सब खुलेगा तो शायद ये ज़्यादा तेज़ी से केसेस आए? केसेस की मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है ये बात कि प्रोजेक्शंस हम करते हैं, लेकिन मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूं। एक तो ये है कि हमने 2 चीज़ों में थोड़ा फ़र्क रखना है। एक क्यूमुलेटिव नंबर्स, यानी जो शुरू से तादाद आ रही है मरीजों की, उनमें जो इजाफा है वो तो गिनती है, वो तो बढ़ेगी, लेकिन उनकी जो तेज़ी है, यानी जो रोज़ाना की शरह है उसके इजाफे की, उसमें क्या इदाद शुमार आते हैं, यानी ट्रेजेक्ट्री जिसको बोलते हैं, यानी बीमारी के फैलाव की तेज़ी जैसे कह सकते हैं, वो कैसी है, वो बड़ी अहम चीज़ है। अब बात यह है कि प्रोजेक्शंस हम ज़रूर करते हैं और वो कैलकुलेशंस और तैयारी के लिए होती हैं, लेकिन अभी तक मामला ये रहा है कि जितनी भी हमने प्रोजेक्शंस इस बीमारी के शुरू होने से लेकर अब तक जितनी भी प्रोजेक्शंस की हैं, किसी न किसी वजह से हम अपनी प्रोजेक्शन से कुछ कम ही रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो फिर हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसमें शायद कुछ फ़र्क, कुछ इनपुट, कुछ असर
जो गुज़िश्ता बंदिशें थीं, जो रिस्ट्रिक्शंस थीं, शायद उसके कुछ नतीजे में हो। तो इसलिए ये जो अब इसको रिलैक्स किया गया है, इसमें खुदा ना खास्ता तेज़ी आती है, और कितनी आती है ये बहुत अहम अमर है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया कि आज जो है 9.5% केसेस पॉजिटिव आए, तो ये ट्रेजेक्टरी अगर 12, 13, 14, 15% से नहीं बढ़ती या इससे कम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो फिर आप समझेंगे कि सूरत हाल कंट्रोल में है। मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त है कि ये अगर तकरीबन इसी रेंज में रहे तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो स्पीड ऑफ इंक्रीज है वो कम से कम पहले की निस्बत थोड़ी सी कम है, और इसी वजह से फिर ये एपिडेमिक ग्रेजुअली स्लो करती हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो रोजमर्रा के नंबर्स हैं ना, थोड़े बहुत इसमें प्लस माइनस इसलिए होता है कि कई दफा थोड़ी सी को कैचअप टेस्टिंग होती है। अब इतवार का रोज है, उसमें कई दफा सही टेस्टिंग थोड़ा सा डिप आ जाता है। हाँ। तो ये थोड़ी सी प्लस माइनस को जहन में रखना है, लेकिन जो ओवरऑल आपने बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बेंचमार्क इंपॉर्टेंट है और तमाम ममालिक के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो ये है कि आपके हेल्थ के निज़ाम पे ज़्यादा बोझ ना है। स्पेन में अमवात ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे उनको डिसाइड करना था वेंटिलेटर किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए। तो पाकिस्तान में भी ये देखना होगा कि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद कितनी है, ताकि हमारे आईसीयूज़ कहीं ऐसा ना हो कि कैपेसिटी पूरी हो जाए, वेंट्स हमारे पास कितने हैं, और ख़ासतौर पर अमवात की शरह क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से आपके ख्याल में हमारी जो तैयारी है वो मुकम्मल है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस निज़ाम पे, हमारे हेल्थ के निज़ाम पे बोझ पड़ेगा ये तमाम चीज़ें खोलने के बाद जो हमने पिछले दिनों में खोली हैं? बिल्कुल जी, ये बड़ा एक अहम मसला है, और ये जो हेल्थ केयर के निज़ाम के ऊपर बोझ है ये आम तौर पे बहुत सारे डिसीजंस को ड्राइव करता है। और हमारे यहाँ भी हमने इसकी जितनी हतल वसा हम कैलकुलेशन या कोशिश या प्रोजेक्शन कर सकते हैं की है। मौजूदा सिचुएशन भी हमारे सामने है, और जो आइंदा आने वाले चंद दिनों के नंबर्स हैं वो भी हमारे सामने। तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम अगले 2 हफ्ते तक इस पे जो मौजूदा दबाव है उसमें को बहुत ज़्यादा तब्दीली या बहुत ज़्यादा तेज़ी का हमें इम्कान नहीं नज़र आता। लेकिन इस वक्त भी सिस्टम पे कुछ ना कुछ दबाव मौजूद है। मतलब इस वक्त मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे रात 12 बजे तक की जो एदाद शुमार थी उसके मुताबिक जो ऑक्सीजन पे मरीज़ थे, नॉन क्रिटिकल यानी जो क्रिटिकल मरीज़ थे लेकिन जो वेंटिलेटर पे नहीं थे, वो 209 थे, और वेंटिलेटर पे 110 मरीज़ थे। और जो वेंटिलेटर के मरीजों की तादाद है वो थोड़ी सी एक दिन पहले से थोड़ी सी उसमें कमी आई। लेकिन लेकिन अगर मैं पिछले हफ्ते के मुकाबले में या 2 हफ्ते पीछे जाऊं तो क्या वेंट पे 110 से बहुत कम लोग थे? क्या जो क्रिटिकल पेशेंट्स आपने 209 बताए, क्या वो उससे कम थे? कितना फर्क आया इस ट्रैजेक्टरी में, कितना इजाफा हो रहा है? जी, वेंट पे मैक्सिमम जो तादाद थी वो 13 मई को थी, वो 128 थी। सॉरी 15 मई को थी, वो 130 थी। तो ये 128, 127, 130 3 दिन इस तरह रही है। लेकिन पिछले 2 दिन में थोड़ी सी इसमें कमी आई है, 116 और फिर 110 गुज़िश्ता रात तक। इसमें जो ऑक्सीजन पे मरीज हैं, जो क्रिटिकल हैं, वो मैक्सिमम आज का ही नंबर है 209। इससे पहले एक दिन 195 था, एक दिन 196 था। ये थे तकरीबन कोई 13 मई को और 11 मई को। तो ये इसमें थोड़ी कमी बेशी रही है, लेकिन सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। अगले 3 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। केसेस अगर तबाहकुन साबित हुए तो शायद स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना पड़ेगा। अगर अमवात की तादाद और क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती है तो फिर ये कहा जा सकता है कि महफूज मुस्तकबिल शायद पाकिस्तान के लिए दूर ना हो। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। कोरोना वायरस की आलमी वबा ने पूरी दुनिया की हुकूमतों, आलमी इदारों और आलमी मईशत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े अरबपति अफराद के अरबों डॉलर्स भी इस बहरान की नजर हो चुके हैं। और इस वक्त सिर्फ वही अरबपति फल फूल रहे हैं जिनका ताल्लुक ई कॉमर्स, ऑनलाइन और डिजिटल बिजनेसेस से था। दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस से 3,13,000 अमवात हो चुकी हैं और इस वायरस के अब तक 47 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। मगर जानी नुकसान के साथ साथ कोरोना वायरस की वजह से जो माली नुकसान हो रहा है, दुनिया ने इससे पहले कभी इसका अंदाजा नहीं लगाया था कि एक वबा ऐसी होगी दुनिया में जिससे इस कदर माली नुकसान उठाना पड़ेगा। एशियाई तरक्की बैंक के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से आलमी मईशत को $6 ट्रिलियन से $8.8 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है। एडीबी ने सिर्फ चीन की मईशत को $1.1 ट्रिलियन के नुकसान का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी मईशत को भी $1.5 ट्रिलियन से $2.2 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि यूरोप की मईशत को भी इस आलमी वबा की वजह से $1.7 ट्रिलियन से $2.6 ट्रिलियन के नुकसान का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका की जीडीपी को 5.9% की कमी हो सकती है, जबकि जर्मनी -7, फ्रांस -7.2 और बरतानिया की
मजमूई पैदावार में 6.5% की कमी मुतवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में दुनिया को खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के बायस आलमी मईशत में 3.2% की कमी का खदशा है। जबकि तशवीशनाक बात यह है कि अगले कई सालों तक कोरोना वायरस के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से आलमी मईशत से अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स गायब होते रहेंगे और सिर्फ अगले 2 सालों में आलमी मईशत को $8.5 ट्रिलियन का नुकसान होगा। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप की मईशतों की तरह दुनिया भर की मईशतें इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। जहां इस बहरान से मनफी असरात ने बड़ी बड़ी मईशतों को हिला कर रख दिया है, वहीं इस वबा ने दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात को भी हिला कर रख दिया है। और ख़ास तौर पर वो बिलियनर्स इस वबा से ज़्यादा मुतासर होंगे जिनका ऑनलाइन, ई कॉमर्स या डिजिटल के बजाय एयरलाइन इंडस्ट्री, स्टील, फैशन और ऑटोमोबाइल जैसे कारोबार थे। ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक कोरोना वायरस सामने आने के 2 माह बाद यानी कि 1 जनवरी से 18 मार्च तक दुनिया के 100 अरबपति शख्सियात में से 86 अरबपतियों के दौलत में कमी आई है, जबकि सिर्फ 9 अरबपतियों की दौलत में मजीद इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 100 अरबपति अफराद को सिर्फ 2 माह के अंदर $408 अरब का नुकसान हुआ है। यानी रवा साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान दुनिया के कई अरबपति शख्सियात ने वो तमाम दौलत गवा दी जो उन्होंने पिछले 2.5 साल में हासिल की थी। कोरोना वायरस से किन अरबपति शख्सियात को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और किसने इस वबा को बेहतरीन अंदाज में कैश किया, इसकी तफसीली जायजा लेने से दिलचस्प और अहम नताइज सामने आते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कैसी होगी और कौन सी सनतों का इस नई दुनिया में मुस्तकबिल ज्यादा रोशन होगा। सबसे पहले बात करते हैं उन अरबपति शख्सियात की जिन्होंने इस वबा की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। फ्रांसीसी बिजनेसमैन और फैशन इंडस्ट्री की अमीर तरीन शख्सियत बर्नार्ड अर्नोल्ट यूरोप के अमीर तरीन शख्स हैं और मशहूर ब्रांड लुई विटॉन के मालिक हैं, जिनकी मजमूई दौलत को कोरोना वायरस से पहले 107 अरब डॉलर्स थी, मगर सिर्फ 2 माह के दौरान उन्हें 30 अरब डॉलर्स का घाटा हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से उनकी मजमूई दौलत 107 अरब डॉलर से कम होकर 77 अरब डॉलर हो चुकी है। आप अंदाजा लगाएं कि इस एक शख्स को सिर्फ 2 माह में 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान पूरे साल में जितनी बरामदात करता है इससे भी कहीं ज्यादा बर्नार्ड अर्नोल्ट का सिर्फ 2 माह के अंदर नुकसान हुआ है, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसी तरह भारत की अमीर तरीन शख्सियत मुकेश अंबानी, जिनके पावर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर समेत दीगर कारोबार हैं और कुछ अर्से पहले तक इनका दुनिया की टॉप 10 अमीर शख्सियात में शुमार होता था, मगर कोरोना वायरस ने उन्हें इस फहरिस्त से निकालकर 17वें नंबर पर धकेल दिया है। सिर्फ 2 माह के अंदर मुकेश अंबानी की मजमूई दौलत में 28% यानी कि 19 अरब डॉलर्स की कमी हुई है, जिसके बाद वो 48 अरब डॉलर्स के मालिक रह गए। इसी तरह अमरीकी बिजनेसमैन और मशहूर सरमायाकार वॉरेन बफे की दौलत में 19 अरब डॉलर्स की कमी हुई है और अब उनकी कुल वेल्थ जो है वो 83 बिलियन डॉलर्स की रह चुकी है। ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इस साल के इब्तदाई 2 माह के अंदर बिल गेट्स की दौलत में भी 15 अरब डॉलर की कमी आई है। 15 अरब डॉलर का उनको नुकसान हुआ है और अब उनकी मजमूई दौलत 106 अरब डॉलर से कम होकर 91 अरब डॉलर्स रह चुकी है। इस बहरान में अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस की दौलत में इब्तदाई 2 माह के दौरान 9% की कमी आई, मगर 18 मार्च के बाद इनकी कंपनी सिर्फ तरक्की का सिफर ही तय कर रही है। कोरोना वायरस की इस आलमी वबा की वजह से जिस आलमी कंपनी को 4 चांद लग गए हैं वो कंपनी अमेज़न है, जिसने रवा साल के इब्तदाई 4 माह के अंदर 75 अरब डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और सिर्फ पिछले 2 माह के अरसे में जेफ बेजोस की दौलत में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद उनकी मजमूई दौलत 138 बिलियन डॉलर से तजावुज कर चुकी है। और अब ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जेफ बेजोस 100 अरब डॉलर से ज्यादा दौलत रखने वाले दुनिया के पहले शख्स बने थे। वो अब आइंदा 5 से 6 साल में दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं, यानी कि वो पहले शख्स होंगे दुनिया में जो 1000 अरब डॉलर की वेल्थ जमा कर चुके होंगे। जेफ बेजोस ने 2 माह के अंदर अपनी दौलत में 20 अरब डॉलर्स का इजाफा किया है, जो तकरीबन इस रकम के बराबर बनती है जितनी पाकिस्तान को 1 साल में रेमिटेंसेस हासिल होती है। यानी कि तकरीबन 20 अरब डॉलर हमें रेमिटेंसेस मिलती हैं, उतना जेफ बेजोस ने अपनी वेल्थ में इजाफा किया है सिर्फ पिछले 2 माह के अंदर। मगर जेफ बेजोस वाहिद अमरीकी नहीं है जिनकी दौलत में इस वक्त बेतहाशा इजाफा हुआ हो, बल्कि इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक जिन अरबपतियों की कोरोना वायरस की वजह से
दौलत में अरबों का इजाफा हुआ है, उनमें से ज्यादातर अमरीकी बिलियनर्स हैं, जिनकी 18 मार्च से 29 अप्रैल के दौरान दौलत में 406 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। यानी इस साल के इब्तदाई 2 माह में कई अरबपतियों का भारी नुकसान हुआ, मगर इसके बाद से अब तक अक्सर अरबपतियों की दौलत में बेइंतहा इजाफा होता जा रहा है। मगर अहम बात यह है कि ये वही पीरियड है जिसके दौरान 3 करोड़ से ज्यादा अमरीकी शहरी बेरोजगार हो चुके हैं और अमेरिका में पॉवर्टी के नंबर्स पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। और इसी दौरान कई अमरीकी अरबपतियों की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है। यानी जहां एक तरफ अमेरिका की अमीर तरीन शख्सियात मजीद अमीर हो रही हैं, वहीं गरीब मजीद गरीब होता जा रहा है। जेफ बेजोस के अलावा चीनी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन एरिक यॉन की कंपनी जूम कम्युनिकेशन ने भी कोरोना वायरस की वबा से भरपूर फायदा हासिल किया है। इस वक्त दुनिया भर में जूम वीडियो कॉलिंग ऐप को ऑनलाइन क्लासेस और बिजनेस मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ पिछले 3 महीनों के अंदर इस ऐप की मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन $49 बिलियन हो चुकी है, जो अमेरिका की 7 बड़ी एयरलाइंस की मजमूई मालियत से भी ज्यादा है। और इस ऐप की मकबूलियत ने इस ऐप के मालिक एरिक यॉन की लॉटरी निकाल दी है, जिन्होंने सिर्फ 3 माह के अंदर इस ऐप के जरिए अपनी दौलत में 4 अरब डॉलर्स का इजाफा कर लिया है। इस तरीके का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जो एहसास प्रोग्राम है, जिसके तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में 1 अरब डॉलर से कम रकम तकसीम की जा रही है, जबकि एरिक यॉन ने सिर्फ 3 माह के अंदर एक एप्लीकेशन की मदद से अपनी दौलत में 4 अरब डॉलर्स का इजाफा कर लिया है। इसी तरह जब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन का आगाज हुआ है और लोग घरों पर रहने को तरजीह दे रहे हैं, इसके बाद से दुनिया भर में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स में और दीगर ई स्पोर्ट्स के इस्तेमाल में हैरानकुन तौर पर इजाफा हुआ है। अमरीकी टेलीकॉम कंपनी वेराज़ॉन के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में गेमिंग 75% से बढ़ गई है और चीनी कंपनी टेंसेंट ने कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को जिस तरीके से कैश किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। चीनी सरमायादार और बिजनेसमैन मो हटोंग इस कंपनी के मालिक हैं और कोरोना वायरस सामने आने के बाद जब से गेमिंग में इजाफा हुआ है, इसके बाद से मो हटोंग ने चीन के अमीर तरीन शख्सियत होने का एजाज अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा से छीन लिया है। पिछले 3 माह के दौरान मो हटोंग की दौलत में 10 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है, जिसके साथ इनकी मजमूई दौलत $48 बिलियन से तजावुज कर चुकी है। यानी कि एक साल में पाकिस्तान जितनी रकम मुल्की दिफा पर खर्च करता है, सिर्फ 3 माह में मो हटोंग की दौलत में इससे ज्यादा का इजाफा हो चुका है। इस जायजे से ये बात वाज़ेह होती है कि कोरोना वायरस के बाद सामने आने वाली दुनिया में वही शोबे और इंडस्ट्री तेज तरीन तरक्की करेंगे जो ऑनलाइन, डिजिटल या ई कॉमर्स से वाबस्ता होंगे। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में स्टील, कंस्ट्रक्शन, फैशन जैसे दीगर शोबे खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ये कन्वेंशनल बिजनेस तो इसी तरीके से चलते रहेंगे और कायम रहेंगे, लेकिन जो सरमायाकार और बिजनेसमैन ऑनलाइन, ई कॉमर्स और डिजिटल कारोबार को तरजीह देंगे, इनकी दौलत में ज्यादा तेजी से इजाफा होगा। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वैसे तो अपने नाम के साथ वालिदैन का नाम लगाना, खानदानी नाम या शौहर का नाम लगाना फख्र की बात समझी जाती है, ये आपकी शनाख्त होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि अक्सर पाकिस्तानी सियासत में इन नामों को ताने, चिढ़ाने या तज़ीक करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इससे अजीब बात यह है कि नामों के इस्तेमाल को तानों, चिड़ और तज़ीक समझा भी जाता है। किसी को अपने नाम के साथ अपना खानदान का नाम नहीं पसंद, कोई अपने वालिद की शनाख्त से दूर रहना चाहता है, तो किसी को शौहर के नाम जोड़े जाने पर एतराज है। यानी किसी को नियाजी नाम नहीं पसंद तो किसी को सफदर ऐवान और किसी को जरदारी नाम पर एतराज है। और क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनको मखसूस नाम से पुकारा जाए, इसीलिए जब भी इन्हें किसी और नाम से मुखातिब किया जाता है तो इनके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स को भी इस बात पर गुस्सा आता है, एतराज करते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह को एक टीवी प्रोग्राम में सिर्फ इस बात पर एतराज हुआ कि मुराद सईद ने पार्लियामेंट में बिलावल को फर्जंदे जरदारी क्यों कहा, और उन्हें ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि मुराद सईद बिलावल को बार बार फर्जंदे जरदारी कहते रहे। नफीसा शाह का एतराज इस बात पे है कि मुराद सईद ने बिलावल को फर्जंदे जरदारी क्यों कहा। आप भी सोच रहे होंगे कि बिलावल को फर्जंदे जरदारी कहने में आखिर मसला क्या है। इसी तरह पिछले साल जून में डॉक्टर शहबाज गिल ने हमारे प्रोग्राम में मरियम को मरियम सफदर ऐवान कहकर मुखातिब किया, तो उस पर राना सनौला सीख पाओ गए और कहने लगे कि अगर शहबाज गिल मरियम नवाज के नाम को इज्जत से नहीं लेंगे तो फिर वो भी जातियात पे उतरेंगे और चुप नहीं बैठेंगे।
शहबाज गिल साहब से मैं ये तवक्को करूँगा हमारे लीडर्स का जो है वो इज्जत से जो है वो नाम लें और इज्जत से जिक्र करें। मैंने बेगम अवान कहा है क्योंकि वो बेगम सफदर अवान है, क्या गलत कहा है? बहरहाल मैंने जो बात कही है ना वो फिर जो मैं कहूँगा वो भी गलत नहीं होगा। डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम के नाम के साथ उनके शौहर का नाम जोड़ा था, मगर राना सनाउल्लाह इस बात पर गुस्से में आ गए कि उनकी रहनुमा को मरियम सफदर अवान क्यों कहा। ये मिसालें तो ऑपोजिशन के उन लोगों की थी जिन्हें अपने लीडर के नाम के साथ उनके वालिद या शौहर का नाम जोड़ने पर गुस्सा आ गया। इसी तरह वजीर आजम इमरान खान, जिनका पूरा नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, मगर उन्हें भी शायद अपने नाम के साथ अपना खानदानी नाम जोड़ना ज्यादा पसंद नहीं है, और शायद इसीलिए इमरान खान ने वजीर आजम बनने के 2 दिन बाद ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह हिदायत दी गई थी कि आज के बाद से तमाम सरकारी कम्युनिकेशंस में वजीर आजम इमरान अहमद खान न्याजी को सिर्फ इमरान खान ही लिखा जाए। ऑपोजिशन को भी इस बात का इल्म है कि वजीर आजम इमरान खान को अपने नाम के साथ न्याजी जोड़ना कुछ खास पसंद नहीं है, इसीलिए ऑपोजिशन अराकीन जोर देकर और तंजिया अंदाज में वजीर आजम को इमरान न्याजी के नाम से मुखातिब करते हैं। वैसे तो यह मामला बड़ा अजीब लगता है कि किसी को अपने खानदानी नाम तो किसी को शौहर के नाम से मसला है, लेकिन इसकी शायद ये वजह हो सकती है कि पाकिस्तानी सियासत में इन नामों की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये लीडर्स भी बखूबी इस बात को जानते हैं और इसीलिए इनकी पार्टी भी इस मामले पर हसास है। बिलावल और उनकी पार्टी के लोग ये जानते हैं कि सियासत में भुट्टो का नाम ज़रदारी से बहुत बड़ा है। मरियम और उनके सपोर्टर्स को ये मालूम है कि सियासत में सफदर अवान का नहीं बल्कि नवाज शरीफ का नाम चलता है, और इसी तरीके से वजीर आजम इमरान खान भी अपने नाम के साथ न्याजी लगाने के बजाय खान के नाम को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि बुनियादी अखलाकियात का तकाजा है कि जो शख्स खुद को जिस नाम से मुखातिब करवाना चाहता है उसे उसी नाम से पुकारा जाए, ना कि तंजिया आमेज लहजे में उसे किसी दूसरे नाम से पुकार कर उसकी तज़दीक करने की कोशिश की जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप फीडबैक के लिए हमें लिख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।